सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाइए। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। क्या डिटर्मिनेंट है, कैसे निकाला जाता है, किस तरह डिटर्मिनेंट बनता है, इसकी बात के बारे में बात करेंगे। ये सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग आज। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सारे कोई पढ़ सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं तो टाइम टू टाइम आपको क्लास मिलते रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसीलिए आपका पहला वर्क जो है वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्या कोई जनरल मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है? आपका आंसर क्या होगा, यस या नो? तो आप आंसर दीजिएगा नो। वाई? क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है, किसी अन्य मैट्रिक्स से नहीं बनता है। ओके, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आगे चलिए हम लोग चलते हैं, बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है कैपिटल ए, कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है, यहाँ -3 लिखा हुआ है। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब ये 1 क्रॉस 1, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी ऑर्डर क्या है? 1। क्योंकि हम लोग बोले थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में n क्रॉस n ना बोलकर हम लोग सिर्फ n बोलेंगे। जैसे ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों बैलेंस होता है तो हम लोग m को n बोलते थे, है ना। अब n क्रॉस n ना बोल के हम लोग सिंपली n बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के केस। तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 1 है, मतलब 1 क्रॉस 1 है। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए या तो आप DET लीजिए, लेकिन मैंने क्या बोला 99.9% में इसको लिया जाता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, इधर क्या करना है, जब इधर आपने सिंबल लगाया ये 2 लाइन का मॉड का, तो इधर भी लगाइए। ओके, एनी प्रॉब्लम? ये ऑर्डर 1 नहीं लिखना है, ऑर्डर का कुछ लिखना नहीं, बस ये बिग ब्रैकेट को हटा के लगा दीजिए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जब 1 क्रॉस 1 का होगा, देखिए जब ऑर्डर 1 होगा तो उसका अलग तरीका है, ऑर्डर 2 का अलग तरीका है, ऑर्डर 3 का अलग तरीका है। हम लोग का सिलेबस में 3 ऑर्डर तक पढ़ना है हम लोग को, तो उसके बारे में जानेंगे धीरे धीरे। तो जब ऑर्डर 1 की बात होगी तो एक ही एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट वही आंसर। अब गौर से देखिए, मैंने बोला था ना कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक वैल्यू देता है, -3। अगर 1 क्रॉस मतलब ऑर्डर 1 है, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है तो जो अंदर में डाटा है वही आंसर होगा। दैट मीन्स इन जनरल बोला जाए, अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे स्मॉल ए ले लिए जनरल एलिमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। बात समझे? एनी प्रॉब्लम? मतलब जो मैट्रिक्स में था वही हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा फॉर 1 ऑर्डर। ठीक है, 1 ऑर्डर के केस में मैंने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म किया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनता है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाया, और डिटर्मिनेंट हमेशा वैल्यू देता है, तो
ऑर्डर जब 1 रहेगा तो जो डाटा अंदर में है वही आंसर हो जाएगा फॉर ऑर्डर 1 के लिए, ये सिर्फ ऑर्डर 1 के लिए। ओके, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, तो अब ऑर्डर 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स से बनाई गई डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, माइंड में एकदम आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट इज डिफरेंट थिंग और मैट्रिक्स इज डिफरेंट, मतलब मैट्रिक्स एक अलग चीज है तो डिटर्मिनेंट एक अलग चीज। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनता है। ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल में हम लोग कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, A11, A12, A21, 22, सॉरी 21, 22, ये 2 क्रॉस 2 मतलब ऑर्डर 2, या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे? तो ऐसे डिटर्मिनेंट के लिए मॉड वाला सिंबल, डिटर्मिनेंट के लिए मॉड वाला सिंबल, लेकिन पढ़ना है डिटर्मिनेंट, मॉड नहीं बोलना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलना है। क्या बोलना है? ये दोनों सिंबल को क्या बोलना है? ये दोनों लाइन को डिटर्मिनेंट बोलना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब ये बिग ब्रैकेट को हटाकर डिटर्मिनेंट वाला साइन ला देंगे, क्योंकि मॉडुलस का साइन और डिटर्मिनेंट का साइन सेम है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो मॉडुलस समझ लेते हैं। अरे मॉडुलस और डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है वो दोनों सिमिलर है, इसी के चलते आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। बट हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो ये दोनों लाइन को डिटर्मिनेंट बोलेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट, बात समझे? अगर आप मॉड बोलते भी हैं लेकिन मॉड का वर्क करना नहीं। ओके, मॉड अगर आप बोल भी देते हैं तो मॉड का वर्क करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मॉड वाली सिंबल डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अब ये कैसे निकालेंगे? ऑर्डर 2 का अलग प्रोसेस है, ऑर्डर 1 का अलग है, ऑर्डर 3 का अलग है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है, ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है, कैसे करेंगे? तो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। किसको? डायगोनल एलिमेंट को। तो A11 इंटू A22। ओके, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कार्य क्या है? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है ऑर्डर 2 के लिए। माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का है, गौर से ध्यान पूर्वक, ये माइनस क्या है? फॉर्मूला का है। माइनस, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो A12 इंटू A21। ओके, सबसे पहले इसको, उसके बाद माइनस फॉर्मूला का, ये माइनस किसका है? फॉर्मूला का, उसके बाद इसको। ओके, एनी प्रॉब्लम? नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं सेकेंड ऑर्डर पर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है। हमेशा मैट्रिक्स नहीं दिया रहेगा, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बेसिक क्लास है। हमेशा मैट्रिक्स नहीं दिया रहेगा, आपको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट दिया रहेगा। आपको बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से फॉर्म होता है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट दिया रहेगा। आप उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिर्फ बताइए क्या होगा। ओके, तो देखिए देख रहे हैं कि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 5 - 3 2 4 है ना? ये डिटर्मिनेंट का साइन है, याद रखिएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट।
पहले पहले मैंने क्या कहा, डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो माइनस फॉर्मूले का, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -3 इंटू -2, तो आपको डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मिलेगी 20 -6 और माइनस प्लस, तो आपको वैल्यू क्या मिला, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 26। ओके, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि आपको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं इसलिए सिर्फ बता रहा था कि कैसे डिटर्मिनेंट बनाया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ एग्जांपल लेकर बता दिया है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो उसको डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ ऑलरेडी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको डिटर्मिनेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन है, बस इसकी वैल्यू क्या होगी उसको बताना है। तो इक्वल टू, प्रोसेस क्या है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये सेकेंड ऑर्डर का है ना, ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ओके, फॉर्मूला का कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब गौर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, तो वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में आएगा, प्रत्येक साल आता है, आपका 2021 में भी आएगा, इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू निकालना है, तो ये किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का। कैसे पता करेंगे कि 2 ऑर्डर का है, तो भैया 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से ये बना है डिटर्मिनेंट। ओके, यह डिटर्मिनेंट जो दिया गया है वो किस स्क्वायर मैट्रिक्स से फॉर्म हुआ है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2 है, उससे यह डिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ है। अगर ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो इससे मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना सकते हैं तो किसी डिटर्मिनेंट से स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, बस डिटर्मिनेंट वाले साइन की जगह पर बड़ी ब्रैकेट का साइन इस्तेमाल कर देंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब इस मैट्रिक्स से यह डिटर्मिनेंट बना होगा। ओके, इस मैट्रिक्स से यह डिटर्मिनेंट बना होगा। ओके, अब चलिए हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट गिवन रहेगा, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो ये 2 ऑर्डर का है, तो प्रोसेस क्या है, डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 1 1 माइनस लॉग ए बी इंटू लॉग ए बी। ओके, अब देखिए गौर से, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ये क्या आएगा, तो लॉग बी बेस ए लॉग बी बेस ए, अभी मुझे इसको सॉल्व करना है। 1 माइनस इस दोनों को अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लॉग बेस कुछ, इसको मैं बोल सकता हूँ लॉग ए बेस बी, तो मैं बोल सकता हूँ लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए इंटू लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए। ओके, शायद कुछ डाटा में चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें आंसर 0 लाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर है इसका वो 0 दिया गया है, तो इसको कुछ चेंज करते हैं।
क्योंकि ये डाटा जो हमें हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा इसको। छोड़िए हटाइए, नहीं बदलते, जो है वही रहने देते हैं, है ना। तो log a बेस इंटू log a बेस, ठीक है। अभी हमारा डाटा है, अब इसकी वैल्यू जो हमें लानी है क्या आएगा। तो अब देख रहे हैं सेम टू सेम मल्टीप्लाई है, दोनों सेम है, इसको क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस log a बेस b का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा कर दीजिए, 1 log a बेस b, 1 log a बेस b, यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर बेस b कर देते हैं, तब क्या होगा। तो इस केस में 1 माइनस log a बेस b इंटू log a बेस b, तो 1 माइनस log, देख रहे हैं कौन से, log b a, इसको बोलते हैं log b बाई log a, है ना। क्लास 11 में मैंने आपको बताया है, log b बेस a को मैं बोल सकता हूँ log b बाई log a इंटू log a बाई log b। तो log a बेस b है, तो log a डिवाइडेड बाई बेस को डिवाइड में कर देते हैं, बेस को क्या करते हैं, डिवाइड में कर देते हैं log के साथ। तो log a कैंसिल, log b कैंसिल, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, है ना। एक्चुअली क्वेश्चन ये था, लेकिन हमने डाटा चेंज नहीं किया, इसके कारण से ये ऐसा आंसर आया। क्योंकि दोनों सेम रहेगा तो ऐसा आएगा, और दोनों का बेस अगर चेंज हो जाएगा तो 0 आएगा। नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब 3 ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट किससे फॉर्म होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए 3, मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए A11, A12, A13, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 है। ओके, तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से कैसे बनाते हैं, मॉड का साइन लगाते हैं, लेकिन ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट का साइन है, दोनों सेम है, इसीलिए मॉड हम लोग बोलते हैं। ओके, लेकिन ये क्या है, डिटर्मिनेंट का साइन है। ओके, तो डिटर्मिनेंट इधर भी वही कर लीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप देखे हैं कि 1 ऑर्डर में जो डाटा रहेगा वही डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 1 के केस में जो डाटा है वही आंसर। मतलब अगर डिटर्मिनेंट -5 है, अगर इस मॉड के अंदर में -5 है, अगर ऑर्डर 1 की बात कर रहे हैं तो -5, ऑर्डर 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल, फिर माइनस, फिर सेकेंड वाला। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड कैसे बनेगा, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा एक वैल्यू देता है। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करें। आप सोचिए कोई बिगर चीज है, उसको सॉल्व करना है, मतलब जैसे जस्ट लाइक बिग प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, लेकिन सिर्फ हम छोटे छोटे सवाल को बनाना सीखे हैं। आपको कोई एक बिग प्रॉब्लम दे दिया गया, एक बिग क्वेश्चन दे दिया गया सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप हमेशा सीखे हैं छोटे छोटे सवाल को बनाने, उससे छोटा सवाल बनाए हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उससे आप छोटा बनाएं, लेकिन आप उस छोटे छोटे सवाल के हेल्प से ही उस बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं छोटे प्रॉब्लम के लिए,
उसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना चाहेंगे बिग प्रॉब्लम में भी, बस उसी तरीका को यहाँ पर हम लोग अपनाएंगे। ऑर्डर 3 में हम लोग ऑर्डर 2 का प्रयास हेल्प लेंगे, मतलब ऑर्डर 3 में ऑर्डर 2 का हेल्प लेंगे कि ऑर्डर 2 में जैसे बनता है उसका हम लोग हेल्प लेकर ऑर्डर 3 को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, ओके। उसके बाद आपको एक साइन कन्वेंशन याद रखना है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के लिए आपको याद रखना है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, ओके। अगर आप ऑर्डर 3 की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर 2 का तो सिंपल है। ऑर्डर 3 के लिए अगर आपको सॉल्व करना है R1 के हेल्प से, दैट मीन्स रो 1 के हेल्प से, तब आपको साइन कन्वेंशन ये प्रयोग करना होगा। अगर आप R1 के हेल्प से एक्सपेंशन करना चाहते हैं तब, इसका मतलब R1 के हेल्प से अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो इस साइन कन्वेंशन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगर R2 का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस साइन कन्वेंशन का प्रयोग करना होगा। अगर R3 का हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको इस साइन कन्वेंशन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगर आप C1 कॉलम 1 का हेल्प लेना चाहते हैं तो इस साइन कन्वेंशन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगर कॉलम 2 का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इस साइन कन्वेंशन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अगर कॉलम 3 का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस साइन कन्वेंशन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। बात समझे? तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा प्लस माइनस नजर आ रहा है, तो इसको मैं अब फ्रेश कर देता हूँ। आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया था। आपको सिर्फ याद रखना है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इधर लेकर चलेंगे तो R1, इधर से लेकर चलेंगे तो R2, इधर से लेकर चलेंगे तो R3, इधर से लेकर चलेंगे तो C1, इधर से लेकर चलेंगे तो C2, इधर से लेकर चलेंगे तो C3, ओके। आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखना होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके लिए सहायता कौन, मतलब हेल्पफुल कौन होगा। रो 1 R1 के हेल्प से आप हमेशा निकालने की, फाइंड आउट करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कोई भी चीज़ शुरुआती में जब सीखते हैं तो वो माइंड में ज़्यादा फिट होता है, ओके। इसीलिए हम लोग R1 का हेल्प लेंगे और ऑर्डर 2 का भी हेल्प लेंगे। जो ऑर्डर 2 का हेल्प से हम लोग ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। कोई आपसे सवाल पूछेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्या बोलिएगा? विथ हेल्प ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ऑर्डर 2 का जिस तरह हम निकालते हैं उसके हेल्प से ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और करेंगे, ठीक है, ये 100% है, करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ साइन कन्वेंशन का प्रयोग करना पड़ता है। ये डाटा प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, लेकिन इसमें आपका सिलेक्शन है कि आप किसके तहत फाइंड आउट करना चाहते हैं। ऑर्डर 2 का तो हेल्प लेना है, साथ ही साथ किसके द्वारा, रो 1 के द्वारा या रो 2 के द्वारा या रो 3 के द्वारा, या कॉलम 1 के द्वारा या कॉलम 2 के द्वारा या कॉलम 3 के द्वारा। ये आपको फिट, मतलब आपको सेलेक्ट करना है कि आप कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे R1 से तो कुछ R2 से, लेकिन वैल्यू वही आएगा, सेम टू सेम, नो चेंज, वैल्यू सेम आएगा, ओके। आप किसी भी पैटर्न से जाइए, चाहे R1 से जाइए या R2 से जाइए या R3 से जाइए या C1 से जाइए या C2 से जाइए या C3 से जाइए, वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट का सेम मिलेगा, ठीक है।
चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, कैसे हमें फाइंड आउट करना है इसकी बात करेंगे हम। साइन कन्वेंशन को मैं नहीं अभी इरेज करूँगा, इसको भी इरेज नहीं करूँगा। कैसे करना है ये देखिए। मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं अपर में जा रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, कैसे कर रहे हैं देखिएगा गौर से। मैंने आपको बोला कि आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप R1 के हेल्प से निकालना चाहते हैं या R2 के हेल्प से निकालना चाहते हैं या R3 के हेल्प से निकालना चाहते हैं, या C1 या C2 या C3, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। और जो आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके तहत साइन कन्वेंशन का प्रयोग करना होगा। ओके, तो मैं लिखूंगा एक्सपेंशन along रो 1 R1 ठीक है। मतलब मैं इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना चाहूंगा R1 के अलोंग। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, उस ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को जब तक मैं ऑर्डर 2 में नहीं तोड़ूंगा तो ऑर्डर 2 का हेल्प कैसे लूंगा। अगर ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है तो उसको मुझे ऑर्डर 2 के रिस्पेक्ट में तोड़ना होगा, तब ऑर्डर 2 का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है ये ऑर्डर 3 में दिया गया है। अब मुझे करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट को ऑर्डर 2 में रिड्यूस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है। ठीक है, ऑर्डर 3 से ऑर्डर 2 में, ताकि मैं ऑर्डर 2 के कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकूं। ये क्यों बदल रहे हैं, ताकि हम ऑर्डर 2 के कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकें। लेकिन ऑर्डर 3 से ऑर्डर 2 में ट्रांसफॉर्म करना, ऑर्डर 3 से ऑर्डर 2 में ट्रांसफॉर्म करना, रिड्यूस करना, बदलना, उसके लिए आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के हेल्प से बदलना होगा। या तो R1 या तो R2 या तो R3 या तो C1 या तो C2 या तो C3। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके हेल्प से उस 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में तोड़ना चाहते हैं। ओके, आप इस 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में तोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, R1 R2 R3 या C1 C2 C3, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं R1 के हेल्प से, मैं किसके हेल्प से, R1 के हेल्प से इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ। एक्सपेंड मतलब तोड़ना, उसको रिड्यूस करना, एक्सपेंशन अलोंग R1। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो हमारा जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो तो सेम रहेगा, क्योंकि मैं 3 ऑर्डर इसको तोड़ूंगा, ये तो ठीक है। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, इसको तोड़ता हूँ, कैसे तोड़ूंगा देखिएगा। R1 है तो R1 में कौन कौन एलिमेंट है, A11 2 ऑर्डर के लिए डिटर्मिनेंट छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए गौर से, R1 में साइन कन्वेंशन देखिएगा, R1 में साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस। तो यहां तो प्लस छुपा हुआ है, आप क्या पढ़ना चाहिए, माइनस। तो माइनस, सेकेंड एलिमेंट क्या है R1 का, A12। ठीक है, फिर क्या है साइन कन्वेंशन प्लस, क्योंकि पहला में तो प्लस छुपा रहेगा, पहला में तो प्लस छुपा रहेगा, प्लस A13, यहां पर लिखते हैं प्लस A13। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हम लोग इस ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिए ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में, किसके हेल्प से, R1 के हेल्प से। आप R2 के हेल्प से भी कर सकते हैं, R3 के
हेल्प से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने R1 की हेल्प से किया था। R1 में कौन कौन सी एलिमेंट है, A11 A11 A12 A12 A13, और उसके बगल में सेकेंड ऑर्डर के लिए डिटर्मिनेंट का एक पैटर्न बना लिया। मतलब हर एक एलिमेंट के बगल में सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक पैटर्न बना लिया। हर एक एलिमेंट के बगल में एक सेकेंड ऑर्डर का पैटर्न बना लिया। और ये साइन कन्वेंशन यूज किए जो अभी हम आपको बताए थे। पहला R1 के लिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो पहला प्लस तो छुपा हुआ रहता है, माइनस प्लस। ओके, अब इस सेकेंड ऑर्डर के बॉक्स में क्या क्या एलिमेंट फिलअप हो, है ना, फिल होगा। देखिए गौर से, A11 यहाँ पर देखिएगा गौर से, पहला रो पहला कॉलम। 11 का मतलब क्या हो गया, A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो को बंद कर दीजिए और पहला कॉलम को ऐसे, है ना। तो कौन कौन सी डाटा बची, A22 A23 A22 A22 A23। आप सॉल्व करना जानते हैं, क्लास 11th में ही जान चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। A23, फिर क्या है A32 A33, ठीक है। कैसे करना है, A11 11 मतलब पहला रो पहला कॉलम को बंद कर दीजिए, जो डाटा बचा लिख दीजिए। अब क्या है A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, है ना। तो क्या डाटा बचेगा, A21 A23 A21 A23 A31 A33, ठीक है। देखिए गौर से, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो को बंद कर दीजिए, है ना, और दूसरा कॉलम को बंद कर दीजिए। तो ये डाटा और ये डाटा और ये डाटा और ये डाटा बचा। अब क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, तो कौन डाटा बचेगा, ये बचेगा। तो A21 A22 A31 और A32, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर में आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, तो कैसे होगा, तो देखिए डिटर्मिनेंट A इक्वल टू A11, सबसे पहले डायगोनल को करते हैं, तो A22 A33 माइनस A23 A32, ओके, माइनस A12 A21 A33 माइनस A23 इंटू A31 प्लस A13 A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ओके। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ये जनरल रूप में हम लिए, इसीलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि ये जनरल रूप में लिए हैं, कोई नंबर के रूप में नहीं लिए हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ओके। नोट डाउन कीजिए। तो चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 3 4 0 5 6 1 -2 3, ओके। ये 3 ऑर्डर का है, मतलब ये 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से यह डिटर्मिनेंट बना होगा। किस स्क्वायर मैट्रिक्स से, 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से यह डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का बना है। कैसे निकालते हैं हम लोग, तो चलिए, आप किसका हेल्प लेना चाहते हैं, R1 का। तो चलिए लिखेंगे एक्सपेंड एलोंग R1 के एलोंग इसको तोड़ेंगे। क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जानते नहीं हैं, इसलिए उसको 2 ऑर्डर में बदलना चाहते हैं। लेकिन उसको बदलने के लिए हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम का हेल्प लेना होगा और उसके अनुसार साइन कन्वेंशन का प्रयोग करना होगा। तो देखिए R1 में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो पहला प्लस तो छुपा रहेगा। अब R1 में कौन सी एलिमेंट है, 2 3 4, तो 2
डब्बा माइनस होता है, फिर प्लस के बाद क्या होता है माइनस, फिर क्या है 3, ओके, +4। एनी प्रॉब्लम? ये आप जानते हैं। अब देखिए कैसे निकलेगा। ये 2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो पहला रो आपने R1 का हेल्प लिया है ना, तो पहला रो हमेशा R1 का हेल्प लिया है तो R1 हमेशा बंद रहेगा, उसका एलिमेंट नहीं लिखाएगा R1। और फिर ये 2 कहाँ है, पहला कॉलम में, तो पहला कॉलम ढक जाएगा। तो क्या बनेगा 5 6 -2 3। गौर कीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। 2 कहाँ है, यहाँ है, तो ये किस कहाँ पर है, पहला रो में है और पहला कॉलम में है। तो पहला रो बंद कर दीजिए और पहला कॉलम बंद कर दीजिए, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। अब 3 कहाँ है, 3 पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, तो पहला रो बंद हो जाएगा और दूसरा कॉलम बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 6 1 3। ओके। अब 4 कहाँ है, यहाँ है, तो ये पहला रो में है और तीसरा कॉलम में, तो पहला रो बंद होगा तीसरा कॉलम बंद होगा, तो क्या बचेगा 0 5 0 5 1 -2 1 -2। ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 सबसे पहले डायगोनल, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का हम लोग सीखे हैं डायगोनल को एलिमेंट को सबसे पहले। तो 5 3 जा 15 -6 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये माइनस क्या है, फार्मूला का माइनस है। ये माइनस किसका है, फार्मूला का। तो 6 और -12 को मल्टीप्लाई, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, तो -12। ओके ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, प्लस कर दे रहा हूँ। ओके। अब देखिए -3 डायगोनल को सबसे पहले 0 × 3 0 माइनस फार्मूला का 6 × 1 6 +4 0 × -2 0 माइनस फार्मूला का 5 × 1 5। अब देखिए गौर से 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। तो 2 × 27 कितना हो जाएगा 2 × 27 14 54। ओके। अब देखिए -6 और -3 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 18 +18। यहाँ कितना आएगा -6 और -6 और -3 मल्टीप्लाई होगा तो +18। अब ये -5 आएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -20। ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 5 1 6 7 72 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 52। ओके। हमारा डाटा क्या बचेगा 52। मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 52 आ गया 52। ओके। और आप जानते हैं डिटर्मिनेंट हमेशा एक वैल्यू देता है। तो आज का क्लास यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगता है वो भी बात करेंगे। तो आपका आज का जो होमवर्क है NCERT 4.1 कम्प्लीटली, NCERT का आप 4.1 कम्प्लीटली बनाएंगे। उसमें आपको 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये सब सिंपली है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स दिया है, उसके बाद आपको देन शो दैट, आपको शो करना है डिटर्मिनेंट 2 × A = 4 × डिटर्मिनेंट A। तो इसके लिए एक मैट्रिक्स कैपिटल A दिया हुआ है, तो उसमें LHS जो निकालना है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए जो डाटा है वो इस तरह है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि 2 × A, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × A = 4 × डिटर्मिनेंट A, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे LHS सबसे पहले निकाल लेंगे और बाद में RHS निकालेंगे। तो LHS क्या है, ऐसा है कुछ। अब देखिए आपको किसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2 × A का, तो मतलब मैट्रिक्स में है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 2A निकाल लेंगे, तो 2A क्या हो जाएगा, यहाँ तो A है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई तो सब में होता है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा मतलब 2A, क्योंकि A कोई मैट्रिक्स है, कैपिटल A क्या है, मैट्रिक्स है, और किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी डिटर्मिनेंट को भूल जाइए, इस डिटर्मिनेंट को अभी भूल जाइए। अब इसको देखिए गौर से,
इस अंदर वाले डाटा को। तो ये देख रहे हैं 2 इंटू ए है, तो ये एक मैट्रिक्स है और ये एक स्केलर है। तो कोई भी स्केलर जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो एक मैट्रिक्स होता है, और उसमें करना क्या पड़ता है कि उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ यह स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है। एक टॉपिक था ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मतलब वह स्केलर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो यह 2 को इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा। ठीक है, और उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो एलएचएस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आरएचएस हो जाएगा, और दोनों बराबर आएगा तो लिखेंगे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ओके, इसी तरह बनाइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो 2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, और दोनों इक्वल है। मतलब कोई 2 डिटर्मिनेंट कब इक्वल होगा, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। जब कोई डिटर्मिनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6x, ये हमारा क्वेश्चन है। यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 डिटर्मिनेंट इक्वल है। डिटर्मिनेंट इक्वल का मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 -20, और इधर क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर -24। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कोई 2 डिटर्मिनेंट्स इक्वल है, 2 डिटर्मिनेंट बराबर है, इसका मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा। तो इसका वैल्यू निकाल लिए बराबर, इसका वैल्यू निकाल लिए, और दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।